हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आपको इन्वायरमेंट पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट क्या है? वातावरण, आसपास का माहौल जो होता है दैट इज नोन एज इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होगा? बिजनेस के आसपास की जो चीजें हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज को जो इम्पैक्ट करती हैं, वो क्या कहलाएंगी? हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो ऐसा एक्सटर्नल, बाहरी और अंदरूनी फैक्टर्स हैं दैट गवर्न्स द बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस एक्टिविटी पे रूल करते हैं। It refers to all the forces which are external to a business and beyond its control। ये हर उस एक्टिविटी को या हर उस चीज को इंक्लूड करता है जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। बिजनेस के कंट्रोल के बाहर अनकंट्रोलेबल चीजें कौन सी होती हैं? जो बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे कि कस्टमर के टेस्ट में चेंजेस आना, क्रेडिटर्स में आना, कॉम्पिटिटर्स का एकदम से इंक्रीज हो जाना, सप्लायर्स का सप्लाई को बंद करना, या कोई बाहर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आ जाना। ये सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, जब ये सब हमारे बिजनेस एक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट। दीज फैक्टर अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस फॉर्म। ये फैक्टर क्या करते हैं? बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं एंड आर अनकंट्रोलेबल टू अ लार्ज एक्शन। और ये बहुत हद तक अनकंट्रोलेबल होता है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? कस्टमर, क्रेडिटर, कंपेटिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोशो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ जस्ट एन एग्जाम्पल है कि ये होते हैं, ये फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं या बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सम ऑफ दीज फोर्सेज में हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस व्हाइल अदर में ऑपरेट इनडायरेक्टली। ऊपर लिखे हुए जो फैक्टर्स हैं इनमें से कुछ जो है वो डायरेक्ट बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। Business environment refers to forces and institutions outside the firm with which its member must deal to achieve the organizational purpose। Business environment क्या है? ये ऐसा force है जो इंस्टीट्यूट के बाहर, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है, जिससे बिजनेस के जो मेंबर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ये एम्प्लॉयज हैं, उनको डील करना ही पड़ता है। उनके पास ना डील करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। जर्नल एंड स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, जर्नल और स्पेसिफिक। तो उससे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जेराल्ड बेल क्या कह रहे हैं? एन ऑर्गेनाइजेशनल external environment consists of those things outside an organization such as customer, competitor, government unit, suppliers, financial firms and labor pools that are relevant to organization operations। क्या बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल, बाहरी इन्वायरमेंट है ना, वो क्या हो सकता है? कस्टमर हो सकते हैं, कंपटीटर हो सकते हैं, गवर्नमेंट के सप्लायर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल फर्म हो सकती है, या लेबर्स का जो ग्रुप आप हायर करते हैं या लेबर्स जो होती हैं वो हो सकते हैं, जो सारे ही किसी ना किसी तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की को इफेक्ट करते ही करते हैं। तो ये डेफिनेशन है किसकी? बिजनेस इन्वायरमेंट की। फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या फीचर्स हैं? पहला, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो सम टोटल है किसका? वो फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, उन फैक्टर्स का। तो दैट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट दोनों ही स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस को इंक्लूड करता है। स्पेसिफिक में एक स्पेसिफिक ग्रुप हो जाता है, जैसे इन्वेस्टर हो गया, कंपेटिटर हो गया, कस्टमर हो गया, जो बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। वही जो जनरल फोर्सेज है, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, लीगल हो गया, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन हो गया, जो इनडायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। तो इन दोनों के फोर्सेज से मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। इंटर जितने भी फैक्टर्स या फोर्सेज आप कह लीजिए बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर हैज रेज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड रोस्टेड स्नैक्स। अब एक तरफ बिजनेस ने सोशल काम किया कि उसने क्या बोला कि आप हेल्थ केयर, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। अब हेल्थ पे ध्यान दो तो सबसे पहली चीज आती है कि खाना खाना ऑर्गेनिक होना चाहिए और रोस्टेड होना चाहिए, ना कि ऑयली होना चाहिए। उन्होंने एक तरफ तो अच्छा काम किया कि वो सोशल अवेयरनेस फैला रहे हैं हेल्थ को लेके, वहीं डिमांड इंक्रीज होगी किसकी? ऑर्गेनिक की। तो एक इंटरनल फैक्टर हो गया कि अब जब डिमांड इंक्रीज हुई है तो उनको सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी। दूसरा, सोशल अवेयरनेस जो उन्होंने फैलाई है वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। तो दोनों ही फैक्टर्स आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बहुत डायनेमिक है नेचर में, वो बहुत
जल्दी जल्दी क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी हर पल बदल रही है, हर पल कस्टमर के फैशन टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहा है। तो इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या कहा गया है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक इन नेचर। अनसर्टेनिटी, यस बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। Complexity, yes business environment is complex which is easy to understand in its parts separately but it is difficult to understand in totality। but अगर आप एक पार्ट को लेके चलेंगे तो आप समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप एज अ होल लेके चलेंगे तो उसको समझना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स में डिवाइड होकर उस कॉम्प्लेक्स नेचर को सिंपल नेचर में कन्वर्ट करती है, ताकि वो बिजनेस के इस इन्वायरमेंट को, बिजनेस के इस रिस्क को क्या कर सके, डील कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सके। Relativity, business environment is a relative concept whose impacts differ from country to country, region to region and firm to firm। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है जिसका कंट्री टू कंट्री, फर्म टू फर्म और रीजन टू रीजन अलग अलग इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ शिफ्ट प्रेफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट drink to juices will be welcomed as an opportunity by juice making company while a threat to a soft manufacturers। अब जब फॉर एन एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस जूस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो जूस वाली कंपनी तो वो खुले हाथ करके उसका स्वागत करेगी, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उनकी बिक्री होगी। लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए वो क्या हो जाएगा, एक रिस्क का काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब सबको जूस ही आ रहा है, तो जूस ही पसंद आ रहा है, तो जूस वाले के प्रॉफिट होगा और उनको के लिए वो एक थ्रेट का काम करेगा। तो आई होप आपको फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में आ गए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्यों जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट? पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एक बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ इसलिए जरूरी है ताकि आप आने वाले खतरे को पहले ही भाप सके और उससे आप उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस ले सकें, ताकि आपको कोई लॉस बेयर ना करना पड़े और ना ही आपके कंपटीटर आपसे आगे निकल जाएं। ये था पहला। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज है ना, तो आप कि बिजनेस की तरफ आने वाला खतरा आप पहले ही डील कर लेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके ज्यादा बड़े नुकसान से आप उसको बचा पाएंगे। थर्ड, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज है, आप परख लेते हैं कि कौन सा खतरा इस काम में आने वाला है या कौन सी अपॉर्चुनिटी को मैं मिस कर जाऊंगा या कर जाऊंगी अगर मैंने इस एनवायरनमेंट के फैक्टर को, इस बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर को निग्लेक्ट कर दिया, तो वहीं तभी बिजनेस बिजनेस क्या करता है, आपको अवेलेबल कराता है उसके अकॉर्डिंग सारे रिसोर्सेज की, आपको कितना कैपिटल चाहिए होगा, कितना लेबर चाहिए होगा, कितना मशीन चाहिए होगा, कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ये सिर्फ कब होता है, जब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की फुल नॉलेज है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रेट्स को जो आपके बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, तभी आप सारे रिसोर्सेज को, जो यूजफुल रिसोर्सेज है, अवेलेबल करा पाएंगे, ताकि आप टाइम पे इकोनॉमिक प्राइस में अपने बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल गोल को आप अचीव कर सके। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, अभी हमने पढ़ा था कि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी या उसकी नॉलेज आपको हेल्प करती है कि आप कॉन्टिन्यूस स्कैनिंग कर सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रहे हैं। स्टडी होती है, एक पूरी टीम बैठाई जाती है जो यही सब देखती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में, कि बिजनेस के एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रहा है या बाहर के एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रहा है, जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में क्या चेंज आ रहे हैं। तो दैट हेल्प्स द फर्म टू डील दैट पर्टिकुलर सिचुएशन या सिनेरियो। असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, यस अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो वो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी बिजनेस की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग कर सकें। कंपोनेंट्स कौन से होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के? दो, इंटरनल जिसको स्पेसिफिक बोलते हैं, एक्सटर्नल जिसको जनरल बोलते हैं। इंटरनल में कस्टमर, ओनर, सप्लायर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज एंड कंपिटिटर्स आ जाते हैं, वहीं एक्सटर्नल में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट आ जाते हैं। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट की 5 डायमेंशन है: सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोसाइटी के फोर्सेज जैसे कस्टमर हो गया, बिलीफ हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, एजुकेशन लेवल हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया या वैल्यूज हो गए, इन सब में जब चेंज आता है तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का एनवायरनमेंट और अगर आप अमेरिका के एनवायरनमेंट की बात करें तो टोटली डिफरेंट है। तो जो बिजनेस आपका इंडिया में सक्सेस है
गारंटी नहीं है कि वो अमेरिका में भी सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चरल डिफरेंट है, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिफरेंट है, बिलीफ डिफरेंट है, एजुकेशन लेवल डिफरेंस है, लाइफ स्टाइल रहने का तरीका डिफरेंट है, वैल्यूज अलग है। तो ये सोशल इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एक बिजनेस पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का घटना, इन्फ्लेशन महंगाई का आना, इनकम पीपल की इनकम में चेंज होना, मनी मनी पॉलिसी में चेंज होना, ये सब क्या करते हैं आपके बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ऑफर अपॉर्चुनिटी टू अ फर्म और मे पुट इट कंस्ट्रेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है ना वो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी लाता है, लेकिन चांसेस हैं कि वो कॉन्स्ट्रेंट भी क्रिएट करते हैं। माइक्रो लेवल पे क्या होता है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, डिमांड जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, सप्लाई जो है प्रोडक्ट की वो भी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के चेंजेस भी उसमें इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये छोटे लेवल पे है, मार्केट साइज छोटा मार्केट है, किस मार्केट में आप डील कर रहे हो, क्या चेंजेस आएंगे, वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। ये माइक्रो लेवल छोटे लेवल पे। मैक्रो लेवल जब होल कंट्री को लेके चला जाता है तो इन्फ्लेशन रेट, महंगाई, महंगाई है अगर इंडिया के एक कोने में है तो इंडिया के दूसरे कोने में भी महंगाई होगी, ऐसा नहीं है कि वहां पे सस्ता सामान मिलेगा। इंटरेस्ट रेट में अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चेंज किया है तो ऑब्वियसली वो हर बैंक के इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करेगा ही करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास जॉब नहीं है, टैक्स रेट का इंक्रीज या डिक्रीज होना, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आना, तो ये सब चीजें डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। For an example, inflation means gradual increase in price of goods and services in an economy. Inflation मतलब महंगाई, जब sudden change आता है प्राइस गुड्स के प्राइस में या सर्विसेज में। When there is inflation in an economy, जब inflation होता है इकोनॉमी में, then there will be more demand of the product. तो ज्यादा डिमांड होती है प्रोडक्ट की और लेस सप्लाई कर दी जाती है। जब महंगाई होती है तो ऐसा ही होता है ना, सप्लाई एकदम रोक दी जाती है लेकिन डिमांड उसकी इंक्रीज होती है। बिजनेस शुड एनालाइज दिस एरिया टू नो हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। इस टाइम पे बिजनेस को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, किस तरीके से प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया जा सके कस्टमर्स को, और कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट इजीली सेटिस्फाइड या आप कह लीजिए मिनिमम प्राइस में पहुंच सके। तो ये था एग्जांपल हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आना, न्यू टेक्नोलॉजी का आना, इससे बिजनेसमैन जो होता है वो क्लोजली मॉनिटर करता है टेक्नोलॉजिकल चेंज पे कि वो किस तरीके से किस टेक्नोलॉजी को चेंज करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है या अपने कंपटीशन को रिड्यूस कर सकता है, अपनी वेस्टेज को रिड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज अ बिग चेंज व्हेन द टेलीविजन केम एंड रेडियोज वर आउट ऑफ साइट। पहले रेडियो थे, फिर जब टेलीविजन आए तो रेडियो का काम बंद हो गया। तो ये क्या था, एक बिग टेक्नोलॉजिकल चेंज था कि पहले तो सिर्फ हम सुनते थे लेकिन अब हमें मौका मिला कि हम देख भी सकते हैं। Nowadays every possible business is turning towards online. आज के टाइम में हर कुछ ऑनलाइन होता है। आप शॉपिंग ऑनलाइन करते हो, आप खाना ऑनलाइन मंगा सकते हो, आपको विद इन एन आवर डिलीवरी मिलती है, आपकी मेडिसिन आपके डोर स्टेप पे आती है। तो ये सब क्या है, रिलैक्सिंग थिंग्स हैं, ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है एनवायरनमेंट में, जिससे डोर टू डोर की सप्लाई या आप शॉप पे जाने से लोग कतराते हैं क्योंकि डोर एट देयर डोर स्टेप दे गेट ईच एंड एवरीथिंग, इवन इट्स अ स्मॉल निडल, इवन इट्स अ वेरी बिग थिंग, सब कुछ आपको आपके घर के दरवाजे के बाहर मिलता है। डिजिटल वॉचेज इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेज, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स ऑन इंटरनेट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आजकल वॉचेज आप देखिए, वो डिजिटल वॉच आ गई है, उसमें आपकी हार्ट बीट बता देता है, आपका वो बीपी चेक बता देता है, आपने कितने स्टेप्स चले हैं वो बता देता है, कितने स्टेप्स आपको और चलने हैं, आपने टारगेट मेट किया या नहीं किया, सब कुछ, आप अंडर प्रेशर हैं या नहीं है, एवरीथिंग आप उस एक छोटी सी घड़ी पे देख सकते हैं। आप उसको अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल चेंज है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बिजनेस को इम्पैक्ट करता है क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, हर साल गवर्नमेंट बदलेगी तो हर साल गवर्नमेंट अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आएगी जो कि बिजनेस को फिर उनके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, टैक्स की पॉलिसीज में भी चेंज आएगा। तो ये सब बिजनेस के को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बेंगलोर एंड हैदराबाद हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलर लोकेशंस फॉर आईटी ड्यू टू सपोर्टिव पॉलिटिकल क्लाइमेट। आईटी के लिए सबसे बेस्ट जॉब जो है ना वो बेंगलोर और हैदराबाद में मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना वो उनको इन्वायरमेंट से यहाँ पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। कॉन्फिडेंस की गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस है कि आईटी सेक्टर ही हमें क्या कर सकता है, आगे तक पहुंचा सकता है।
नेक्स्ट आता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल में सारे लॉ एंड लेजिस्लेशन आ जाते हैं जो गवर्नमेंट पास करती है, ऑर्डर कोर्ट के जजमेंट्स आ सकते हैं, डिसीजंस आ सकते हैं डिफरेंट कमीशन को लेके। इन सब की नॉलेज होना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड। आप कभी भी अल्कोहल की कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं देखेंगे। एंड इट इज कंपल्सरी टू गिव स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट्स। जब भी सिगरेट्स की आती हैं तो उसके साथ एक वार्निंग लेटर चलता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये सब चीजें एक गवर्नमेंट की लॉज एंड रेगुलेशंस कह लीजिए या लेजिस्लेशन है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट ने पास किए हैं। लीगल इन्वायरमेंट हेल्प्स द बिजनेस टू रन एथिकली। लीगल इन्वायरमेंट क्या करता है, बिजनेस को एथिक्स के साथ रन करने में हेल्प करता है और ताकि वो सोसाइटी को अच्छे से सर्व कर पाए। तो कुछ गवर्नमेंट ने एक्ट्स पास किए थे, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कंज्यूमर कंपटीशन एक्ट 2010। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया कैसा है? इंडिया में बहुत रिफॉर्म्स हुए हैं। एनईपी पॉलिसी आई है 1991 में, जिसमें क्या किया गया था कि सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस के अंडर रखा गया था, दैट इज तंबाकू, डिफेंस, एरोस्पेस, वॉरशिप, हजार्डियस केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। इन सब चीजों को गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा था, बाकी सबको क्या कर दिया था, प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। जो पब्लिक सेक्टर का रोल था उसको लिमिट कर दिया था सिर्फ इन्हीं 4 इंडस्ट्रीज के लिए। डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरिड आउट इन मैनी। ऐसा क्यों करा गया था? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर था, जो गवर्नमेंट सेक्टर था, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि प्राइवेट कर दो, सिर्फ 4 जो मेन इंडस्ट्री है उसको अपने अंडर रखा जाए। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया। कई सेक्टर में 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया कि बाहर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक परमिशन वाज गिवन फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद कंपनीज। फॉरेन कंपनीज के साथ एग्रीमेंट साइन करने की भी परमिशन दे दी गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB वाज सेटअप। इस बोर्ड को सेटअप किया गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी भी इंडिया तक आए। वेरियस बेनिफिट्स वर ऑफर्ड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए। 3 मेजर स्ट्रेटजीज आप कह लीजिए जो अडॉप्ट की थी इकोनॉमिक रिफॉर्म में इंडिया ने, दैट वर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस जो किसी कंपनी पे लगाए हुए हैं, पर्टिकुलर फील्ड पे लगाए हैं, उनको हटा दिया जाए। Liberalization the Indian business and industry Liberalizing the Indian business and industry from all unnecessary controls and restrictions से छूट दे दी जाए। That is relaxing rules and regulation which restrict the growth of private sector। ये क्यों लगाए गए थे? जो रिस्ट्रिक्ट करते थे प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को, और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करते थे किसमें कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्ट लें। लेकिन ये सब चीजें पहले सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही रिजर्व थी। तो इन चीज को हटाने के लिए, ये अननेसेसरी कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए? सबसे पहले अबॉलिशिंग लाइसेंस, जो लाइसेंसिंग थी उसको हटा दिया गया। फ्रीडम ऑफ डिसाइडिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन की किस लेवल पे आप बिजनेस करना चाहते हो वो भी उनको बोला गया कि आप, प्राइवेट सेक्टर को बोला गया कि आप खुद सोच लीजिए। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले आप एक सिटी से दूसरी सिटी में भी अगर गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होती थी, उसको भी रिमूव कर दिया गया। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस, प्राइस भी गवर्नमेंट फिक्स करती थी, तो प्राइवेट सेक्टर वाले कहते थे कि हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता, तो फ्रीडम दिया गया प्राइवेट सेक्टर को कि ठीक है प्राइस भी आप फिक्स कर लीजिए। रिडक्शन इन टैक्स रेट में रिडक्शन किया गया और जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल थे उनको रिमूव किया गया। सिंप्लीफाई किए गए प्रोसीजर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पहले बहुत लेंथी प्रोसीजर होते थे लेकिन अभी वो सिंपल कर दिए गए हैं। मेकिंग इट इजी टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट आइडियाज कह लीजिए या प्राइवेट सेक्टर को छूट दे दी गई कि आप जो कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं आप कर सकते हैं। में क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो क्या कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को वो रोल दे दिया गया कि जो पब्लिक सेक्टर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सिर्फ 4 इंडस्ट्री को अपने अंडर रखे, बाकी सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल फ्रॉम प्राइवेट टू द पब्लिक, डिसइन्वेस्टमेंट कैन बी डन बाय। किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे? पहले या तो सारे
एसेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बेच देंगे या कुछ एसेट्स बेचेंगे। लीजिंग पब्लिक एंटरप्राइज टू दी प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको लीज पे दे देंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है उनको लीज पे दे देंगे, जिनको प्राइवेट सेक्टर को कि ये इतने पब्लिक सेक्टर। इस प्राइवेटाइजेशन को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रोल्स डिफाइन किए। अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। क्या क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसीज प्लान करी, पॉलिसीज अडॉप्ट करी कि किस तरीके से हम डिसइन्वेस्टमेंट को हटा सकते हैं, जो गलत जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में बट उसका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, उसको किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए। रेफर्स द लॉस मेकिंग एंड सिक्स टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। जो यूनिट जो पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं या कमजोर है या वीक है, उनको बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर डाल दिया जाए। तो ये थे स्टेप्स जो प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे लिए गए थे, जब पब्लिक सेक्टर को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। देन आता है लास्ट, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने देश की अपने देश की इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करना, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के साथ कंपेयर करना, उनके साथ लिंक बनाना, उनके साथ इन्वॉल्व होना, ताकि आपकी कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो कर सके। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद इकोनॉमीज ऑफ other countries to facilitate the free flow of trade, capital, persons and technology across the border। मतलब कि आप किस तरीके से अपने देश की इकोनॉमी को दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ लिंक करते हैं, ताकि फ्लो ऑफ ट्रेड हो, लेन देन हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, कैपिटल का, पर्सन्स का, टेक्नोलॉजी का। इट लीड्स टू द इमरजेंस ऑफ अ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। इससे हेल्प होगी, हम लोगों को जाना जाएगा पूरी इकोनॉमी में। 1991 till the government of India had followed a policy of strictly regulating imports in value and volume terms। लेकिन 1991 इस रिफॉर्म के आने से पहले तक गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। एक तय सीमा थी, तय वैल्यू थी, वॉल्यूम थी, जिसके टर्म्स पे ही कुछ कंडीशंस थी, जिसके बेसिस पे ही आप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते थे। These regulations were with respect to कौन सी रेगुलेशन थी, लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट, अगर आप इम्पोर्ट करें तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। टैरिफ रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे ऐसे टैरिफ अनवांटेड चार्जेस, टैक्सेस लगा दिए जाते थे। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटी इतनी ही क्वांटिटी आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे ऐसे। लेकिन जब ये पॉलिसी आई, जब रिफॉर्म्स आए इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो रैपिड एडवांसमेंट हुआ हमारी टेक्नोलॉजी में और डायरेक्टेड ट्रेड लिबरलाइजेशन टुवर्ड्स कैसे रियलाइज हुआ, इंपोर्ट रियलाइजेशन कर रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, या कि हम इंपोर्ट ही नहीं, सिर्फ बाहर से सामान ही नहीं मंगाएंगे, अपने इंडिया के सामान को भी एक्सपोर्ट हम करेंगे। और टैरिफ स्ट्रक्चर को भी थोड़ा स्मूथ किया गया, रिफॉर्म किए गए, किससे रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। तो ये चेंजेस आए थे हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म में 1991 में। तो आई होप आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन समझ में आ गया होगा। मेजर स्टेप्स इन इकोनॉमिक रिफॉर्म, कौन से मेजर स्टेप लिए गए थे? सबसे पहला, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, देन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्रिएट की गई, न्यू ट्रेड पॉलिसी बनाई गई ताकि अननेसेसरी कंट्रोल जो था उसको रिमूव किया जाए और फ्रीली हम ट्रेड कर सके। फिस्कल रिफॉर्म किए गए, कन्फ्रंट किया गया इंडियन गवर्नमेंट को कि एक्सेसिव फिस्कल डेफिसिट क्यों है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब कंट्री इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स इनकम, जब कंट्री के खर्चे ज्यादा हैं लेकिन उसकी इनकम कम है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होता है? सम टोटल होता है उस फाइनेंशियल वैल्यू का, उन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक कंट्री प्रोड्यूस करती है विद इन एन ईयर। नेक्स्ट आता है मॉनेटरी रिफॉर्म। मॉनेटरी रिफॉर्म क्या है? एक ऐसी कंट्रोल पॉलिसी होती है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी, किस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो जर्नल इकोनॉमिक पॉलिसी को अचीव करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव के साथ। कैपिटल मार्केट लिए गए, डिफरेंट स्टेप्स फॉलो किए गए कैपिटल मार्केट के लिए। सेबी को एस्टेब्लिश किया गया ताकि जो अनवांटेड या क्रिमिनल या ब्लैक ट्रैफिकिंग कह लीजिए या डार्क ट्रेडिंग कह लीजिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कह लीजिए, जितने भी चीजें होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। जो भी
हुई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स रिस्ट्रिक्शन से उनको हटा दिया गया। प्राइवेट सेक्टर हैज बीन परमिटेड टू एस्टैब्लिश म्यूचुअल फंड। पहले म्यूचुअल फंड सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही करता था, लेकिन इन रिफॉर्म्स के बाद प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया गया फॉर दी म्यूचुअल फंड। डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए ताकि जो प्राइस कंट्रोल है उसको उन्होंने रिमूव किया। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, आयरन एंड स्टील हो गया, पेट्रोल प्रोडक्ट हो गया, रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ दीज थिंग ऑल्सो बीन रिमूव, और इनके इम्पोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी रिमूव कर दी गई। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का? लिबरलाइजेशन हुआ, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट जो थी वो क्या कर दी गई, कम कर दी गई, और लिबरलाइजेशन ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रीज मेक इंडस्ट्री टू ट्रेड इंटरनेशनल इकोनॉमी, क्योंकि लाइसेंसिंग छूट दे दी गई थी तो लाइसेंसिंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी और इंडस्ट्रीज फॉरेन ट्रेड कर सकती थी, इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ ट्रेड कर सकती थी। इंक्रीज कंपटीशन इंक्रीज हुआ, इम्प्रूवमेंट हुई सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो गया, इंक्रीज द फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने लगी एक कंट्री में, अपग्रेडेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज अपग्रेड हुई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से। इन दोनों लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों के लिए पॉजिटिव कौन से, अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर सिचुएशन दो रिजल्ट पे लेके जाती है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो थ्रेट क्या है? सबसे बहुत सारी इम्पैक्ट हुई एंड डिफरेंट एमएनसीज आई, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज कम दिखने लगी, अब एमएनसीज दिखने लगी। एमएनसीज को नेशनल गोल से कोई भी लेना देना नहीं होता था, उनको सिर्फ पर्सनल ऑब्जेक्टिव मेट करने होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैज मेंट लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय मैनी पीपल, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी वहीं जॉब का भी खतरा जो है लोगों पे वो मंडराने लगेगा। नो बेनिफिट्स टू पुअर पीपल्स को कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। एक्सेसिबिलिटी टू वेस्टर्न कल्चर रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ इंडियन वैल्यूज, वेस्टर्न की तरफ लोग बढ़ने लगे हैं तेजी से, वो सब इंडियन वैल्यूज को क्या है भूलते जा रहे हैं। ये थ्रेट्स क्रिएट हुए किससे? जब लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करता है तो क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस या इंडस्ट्री में? सबसे पहला लाइसेंसिंग जब कर दिया, फॉरेन मार्केट का जब एंट्री हो गई आपके मार्केट लेवल पे, तो इंडियन फर्म्स कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो गया। मोर डिमांडिंग कस्टमर, अब लोगों को चॉइसेस मिलने लगी, ज्यादा चॉइसेस मिलने लगी, और ज्यादा चॉइस मिलने लगी तो कंपनीज के लिए या बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए क्या हो गया और खतरा हो गया। रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, बहुत तेजी से क्या हुआ बदलाव आने लगा। नेक्स्ट जो चेंज आया दैट इज रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब जब प्राइवेटाइजेशन हुआ और लाइसेंसिंग हट गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से हो गया, तो इंडस्ट्रीज को चांस मिल गया कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी ला सके अपने बिजनेस में। जब एडवांस टेक्नोलॉजी आई तो उसने क्या किया, इम्प्रूव किया प्रोडक्शन प्रोसेस को, जिसने रिजल्ट किया मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, जो कि टफ चैलेंज हुआ किन के लिए? स्मॉल फर्म्स के लिए जो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेसेसिटी फॉर चेंज, जब भी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई, मार्केट फोर्सेस आए, डिमांड सप्लाई में चेंज आया, तेजी से चेंज आया, और ये चेंज डिफरेंट कंपोनेंट के साथ आया बिजनेस एनवायरनमेंट में। इसने ये जरूरी नेसेसिटी कर दी, इट इज नेसेसरी फॉर द बिजनेस टू मॉडिफाई पॉलिसीज एंड ऑपरेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये ऐसा हो गया कि टाइम टू टाइम बिजनेस को अपने रिफॉर्म्स को चेंज करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि जो उनकी पॉलिसीज हैं क्या वो उनके प्रोडक्शन से, क्या वो उनके गोल से मैच कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, द changing market conditions for today require people with higher competence and greater commitment. Hence, there is a need for developing human resource which could increase effectiveness and efficiency. जिस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलाव आया, जो मार्केट कंडीशंस में चेंज आया, तो उसने बिजनेस को हेल्प की या रियलाइज कराया कि देयर इज अ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स भी होना चाहिए आपके पास, ताकि जो टेक्नोलॉजी आप लेके आए हैं उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर सके। नेक्स्ट, मार्केट ओरिएंटेशन। Earlier selling concept was famous in the market, now its place is taken by the marketing concept. To produce goods and services
रिक्वायर्ड बाय कस्टमर। पहले क्या होता था, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया गया आपको वही खरीदना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या होता है, मार्केट की जरूरत, और मार्केट में कौन होता है, कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर की जरूरत के हिसाब से जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, पहले तक जो प्रोड्यूस करते थे वो प्रोड्यूसर अपने हिसाब से कर देते थे, अभी मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, जिसकी डिमांड है वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, वरना कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। Budgetary support to public sector, budget support given by government to the public sector is reduced, उसको reduce कर दिया गया, कम कर दिया गया, जो public sector को government budget दी थी। Thus the public sector has to survive and grow by utilizing their own resources efficiently, ताकि जो public sector है वो खुद ही कुछ ऐसे decision ले, survive करे, grow करे, जो उनके पास resources है उनको efficiently and effectively use करके। तो आई होप आप लेक्चर चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, बट अगर आपको कोई डाउट प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही।